हम भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ हैं, जो इस भारतीय जनता पार्टी का जो अभी चुनाव अभियान चल रहा है उसके एक तरह से स्टार कैंपेनर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अपना सौभाग्य समझता हूँ कि जिनके साथ एक पीढ़ियों पुराना संबंध है, आज उनके साथ ही मेरा वार्तालाप हो रहा है। एक सवाल सर जेहन में आता है, क्योंकि बहुत सारी बातें तो आ चुकी हैं, लेकिन चूँकि मेरा संपर्क भी है आपके परिवार से, कि आता है कि आपने ये कांग्रेस छोड़ने का जो निर्णय लिया वो आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति बनी है, क्या थी? अब हम लोग अतीत में ना जाएं, हम अपने वर्तमान और भविष्य की बात करें। जी। अतीत हो गई। मैं अतीत में ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करता, मैं वर्तमान और भविष्य की बात करता हूँ। बिल्कुल ठीक। एक बात ये भी है कि अब बीजेपी के साथ आपका बड़ा लंबा एसोसिएशन काफ़ी समय हो चुका है, तो उसके साथ समय कैसा बीता? पार्टी विद डिफरेंस आपने क्या महसूस किया? हमारी भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, एक कार्डर ड्रिवन पार्टी है। हमारे संस्थापकों के द्वारा जो सिद्धांत और मूल्य स्थापित किए गए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब, दीनदयाल उपाध्याय जी, मेरी आजी अम्मा, पूर्व राजमाता साहब, अटल बिहारी वाजपेयी जी, कुशाभाऊ ठाकरे साहब, इन सभी के द्वारा जो मूल्य सिद्धांत स्थापित किए गए, अंत्योदय का, उसी के साथ एकात्म मानववाद का, उसी के अधीन हम लोग कार्य करके क्षेत्र, प्रदेश और देश का तिरंगा झंडा को विश्व पे लहराने के लिए दिन रात एक करते हैं। सर एक सवाल ये भी है कि जैसे कि सिंधिया परिवार की हम बात करें तो मतलब डायनेस्टी काल से ही अगर हम देखें तो विकास के लिए ही जाना जाता है। आपके पूज्य पिताजी और हमारे बड़े आइडियल स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी के साथ भी मेरा एसोसिएशन रहा, और उनको निश्चित तौर पर उनके विकास के नाम पे आज ग्वालियर में बहुत कुछ है, जो अंचल है पूरे में बहुत कुछ है। वो जब हम उनसे बात करते थे कि आपका आइडियल कौन है, तो वो हमेशा कहते थे माधव महाराज हमारे आइडियल हैं, क्योंकि वो एक आधुनिक निर्माता थे, न केवल ग्वालियर के, क्योंकि ग्वालियर में उन्होंने वो चीज़ें खड़ी की जैसे कि हरसी डैम जो दुनिया का, एशिया का सबसे बड़ा पहला मिट्टी का डैम था, या तिगरा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो। अब आपका भी एक राजनीतिक कैरियर बहुत बड़ा हो चुका है, आपका कौन आइडियल है आपके परिवार में? मेरे जीवन में मेरे कोई आइडियल हैं तो मेरे पूज्य पिताजी और मेरी आजी अम्मा दोनों, जिन्होंने अपना पूरा जीवन काल लोकतंत्र भारत में जनता के विकास, जनता की प्रगति और राजनीति नहीं लेकिन जनसेवा। मेरे पूज्य पिताजी सदैव कहते थे कि हमारा लक्ष्य जीवन में राजनीति नहीं लेकिन जनसेवा होना चाहिए, और राजनीति केवल एक माध्यम होनी चाहिए उस लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए, उससे ज़्यादा नहीं। मेरी आजी अम्मा पूर्व राजमाता साहब ने एक एक चप्पे पर चलकर विकास और प्रगति और एक जनसेवक दल को खड़ा करने के लिए अपना पूरा जीवन बलिदान दिया, और समर्पित करके देश में राम मंदिर के अभियान में भी उसकी स्रोत में उन्होंने एक बहुत बड़ा योगदान दिया। तो दोनों मेरे जीवन में आइडल हैं, और उन्हीं की पच्चिनों पर चलने की मैं। बिल्कुल सही आपने कहा कि जिया सार्वजनिक जीवन में वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ रही। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे वैसे तो आपने बहुत सारे विकास के कार्य किए ही होंगे, लेकिन आपसे अगर हम पूछें कि अभी एज ए नागर विमानन मंत्रालय संभालने के बाद आपके खाते में अगर हम कहें कि कोई एक बड़ी उपलब्धि क्या है, तो वो उसको आप क्या बताएंगे? देखिए, मैं मानता हूँ कि जो प्रधानमंत्री जी, पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब और गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, देश के नागरिक उड्डयन क्षेत्र और इस्पात क्षेत्र दोनों को प्रगति और विकास के पथ पे चलाने की हमारी यही कोशिश है कि दोनों में आधुनिकीकरण हो, आम जनता के लिए नई सेवाएं हों,
और उसी को चलते हुए नागर विमानन क्षेत्र में पिछले 2.5 वर्षों से जो विकास और प्रगति हमने लाने की कोशिश की है, जहां विमानतलों की वृद्धि हुई है। आज 148 विमानतल देश में आज बन चुके हैं, जो 74 वर्षों में 74 विमानतल बने थे और 9 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उसे डबल किया गया है। और नई नई सुविधाएं जैसे डिजी यात्रा भी है, इस क्षेत्र में हमने की हैं। इस्पात के क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के आधार पर नई सोच और विचारधारा के आधार पर उत्पादन में भी नई तरीके हम लोगों को लाना पड़ेगा। तो ग्रीन स्टील की टास्क फोर्स गठित की है। उसी के साथ ब्रांडिंग, भारतीय इस्पात की ब्रांडिंग विश्व स्तर पर किया जाए। ज़मीनी स्तर से बड़े बड़े कंपनियों तक उस ब्रांडिंग की स्ट्रैटेजी जो प्रधानमंत्री जी की विचारधारा है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। इस्पात का उत्पादन, हमारा सोच है कि जो वर्तमान में 160 मिलियन टन है, उसे 2030 तक हम लोग डबल करेंगे और 300 मिलियन टन तक ले जाएंगे। यही सब हमारे लक्ष्य हैं जिनकी पूर्ति के प्रति हम लोग तेज़ रफ्तार से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बढ़ रहे हैं। तो सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब हम ग्वालियर की ही बात कर लें, तो ऐसा कौन सा काम आपको लगता है कि जिसको बताते हुए या सोचते हुए आपको खुशी महसूस होती है कि ग्वालियर में मैंने ये कर दिया? मैं आपको बताऊं कि जो इतने सालों में हम परिवर्तन, विकास और प्रगति की, जिसके लिए एक तरीके से ग्वालियर प्यासा था, ग्वालियर भूखा था, आज वो परिवर्तन डबल इंजन की सरकार के तहत पिछले 3 वर्षों में जो परिवर्तन हम लोग देख पा रहे हैं ग्वालियर में, हमारा ग्वालियर, बदलता ग्वालियर, नया ग्वालियर, ये हमारा स्लोगन है। आज कोविड के माहौल में भी जहां एक एक व्यक्ति के जीवन को सुरक्षित रखने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार और हम सब लोग जी जान लगा रहे थे, आप और मेरी इस पर कई बार चर्चा हुई, लेकिन उस विकट वातावरण में भी ग्वालियर के लिए अनेक योजनाओं की खाका बनाने में मुख्यमंत्री जी, हम स्थानीय सांसद नरेंद्र सिंह जी, हम लोग साथ मिलकर हम लोग लगे हुए थे और आज उसकी नींव हमने गाड़ के ग्वालियर में रख दी है। क्या नहीं हुआ है ग्वालियर में पिछले 3 वर्षों में, जो कांग्रेस के शासनकाल में सपना भी हम लोग नहीं देख सकते थे। 15 महीनों की सरकार में एक भी काम ग्वालियर में नहीं हुआ था और आज ग्वालियर में जो हम लोग एयरपोर्ट से निकले, नया एयरपोर्ट मैं बना रहा हूं 500 करोड़ रुपए का, और रिकॉर्ड टाइम में बनाऊंगा। मैं आपको बता दूं, जो शायद पूरे विश्व में एयरपोर्ट इतना रिकॉर्ड टाइम में ना बना हो, वो ग्वालियर में हम करके दिखाएंगे। हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी ने 16 अक्टूबर को शिलान्यास किया था और मैं आपको गारंटी देता हूं कि जनवरी के अंत तक इसका लोकार्पण हम लोग कर लेंगे। विश्व में कहीं भी एयरपोर्ट इस तर्ज पर 15 महीनों में न बना हो, जो आज हम ग्वालियर में उस लक्ष्य की पूर्ति के प्रति हम लोग बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं। 500 करोड़ रुपए का नवीन रेलवे स्टेशन, जहां ग्वालियर की पुरानी संस्कृति को भी साथ में लेकर आधुनिकता भी हम ला रहे हैं। पुराना स्टेशन वैसे ही रहेगा और उसके दोनों इर्द गिर्द नवीन आधुनिक स्टेशन एस्केलेटर के साथ हम लोग बना रहे हैं 500 करोड़ का। उसी के साथ जो लंबा सपना था, चंबल से पानी आना चाहिए, चंबल से पानी आएगा, रमोवा बांध तक हम लोग ले जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क पूरे 67 वार्ड में ग्वालियर में 1300 करोड़ रुपए की योजना। चौथा, ग्वालियर की ट्रैफिक की व्यवस्था बहुत जर्जर हालत में हो गई थी। ग्वालियर को इंदौर, भोपाल, हैदराबाद, बंगलुरु, दिल्ली के तर्ज पर हम लोगों को रिंग रोड की सख्त जरूरत थी। ना किसी ने सोचा, ना किसी ने कल्पना की, लेकिन स्वर्ण रेखा नाले पे फेज 1 और फेज 2 के आधार पर 18 किलोमीटर की रिंग रोड गडकरी साहब के आशीर्वाद से और शिवराज सिंह जी के आशीर्वाद से 1300 करोड़ रुपए की रिंग रोड बनने जा रही है स्वर्ण रेखा नाले पे एलिवेटेड रोड के रूप में, जो एक इतिहास होगा ग्वालियर में।
सर तो ऐसे ISBT का टर्मिनस, इंटरनेशनल स्टेट बस टर्मिनस 55 करोड़ का बनने जा रहा है। स्मार्ट सिटी के तहत पूरे बाड़ा का सौंदर्यीकरण, मल्टी लेवल कार पार्किंग बनने जा रही है 300 करोड़ की। पूरा बाड़ा का सौंदर्यीकरण आप देख रहे हैं। अब तो लगता है कि जैसे रात को जब लाइट लगती है बाड़े में, ऐसा तो लगता है कि यूरोप से भी किसी शहर से ज्यादा सुंदर हमारा बाड़ा बन चुका है। किले की पूर्ण लाइटिंग हम कर रहे हैं। अभी केवल एक भाग लिटअप है। 5 करोड़ रुपए की राशि से किले की लाइटिंग कर रहे हैं। 1000 बिस्तर का अस्पताल 500 करोड़ रुपए का ग्वालियर में बना है। 165 करोड़ का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना है। मुरार और हजीरे में हमारा जिला चिकित्सालय का नवनीतीकरण हो रहा है 50-50 करोड़ का। तो क्या नहीं हुआ है ग्वालियर में? मुरार नदी का सौंदर्यीकरण हो रहा है 130 करोड़ रुपए का। तो ग्वालियर बदल रहा है और ग्वालियर को हम बदल के ही संकल्प पूर्ण करेंगे। सर चुनाव शुरू हो गए, विधानसभा के चुनाव बस चल ही रहे हैं। एक तरह से अगले महीने से शुरुआत हो जाएगी और बीजेपी को 20 साल होने जा रहे हैं, 18 साल तो मान ही लें। स्वाभाविक इतने समय में एंटी इनकम्बेंसी भी होती है और ऐसी चर्चा भी रहती है कि एंटी इनकम्बेंसी है। मैं तो मानता हूं कि मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, प्रो इनकम्बेंसी है। भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जन जन के विकास के लिए समर्पित है। ये आप मत भूलिए जब आप एंटी इनकम्बेंसी की बात करते हैं। वो 2003 का मध्य प्रदेश, जिस 2003 के मध्य प्रदेश में सिंचाई के साधन नहीं थे, जिस 2003 के मध्य प्रदेश में केवल 5000 मेगावाट की बिजली थी, आपका लट्टू नहीं जलता था न गांव में न शहर में। आज 28,000 मेगावाट है मध्य प्रदेश में। जिस मध्य प्रदेश में केवल 7.5 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित थी, आज 45 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है, 7 गुना। जिस मध्य प्रदेश में केवल 44,000 किलोमीटर की सड़कें थी, आज 5 लाख किलोमीटर की सड़कें हैं। जिस मध्य प्रदेश में केवल 7,500 डॉक्टर थे, आज 51,000 डॉक्टर हैं। जिस मध्य प्रदेश में केवल 21,000 बिस्तर थे अस्पताल के, आज 42,000 बिस्तर हैं। जिस मध्य प्रदेश के किसान के लिए कोई किसान सम्मान निधि नहीं थी, आज 6,000 रुपए केंद्र से, 6,000 रुपए प्रदेश से, 12,000 रुपए एक एक किसान के खाते में पहुंचाया जा रहा है। जिस मध्य प्रदेश में महिला का कोई सम्मान नहीं था, दिन दहाड़े बलात्कार होती थी, आज एक एक महिला के खाते में लाडली लक्ष्मी योजना के आधार पर बच्ची जब पैदा होती है तो लखपति पैदा होती है। महिला के लिए पुलिस की भर्ती में आरक्षण है। महिला के लिए लाडली बहना योजना जहाँ 1,000 रुपए शुरुआत में, आज 1,250 रुपए, 15,000 रुपए प्रति वर्ष उनके खाते में 1,25,00,000 महिलाओं के खाते में पहुंचेगा। तो मैं तो मानता हूं एंटी इनकम्बेंसी नहीं है मध्य प्रदेश में, प्रो इनकम्बेंसी है। और एंटी अगर है तो एंटी कांग्रेस एक भावना होनी चाहिए, जिस कांग्रेस ने इस प्रदेश को पूरी तरह से चौपट करने में कोई भी गदर नहीं छोड़ी। जी सर एक बात बताइए कि आप जो बीजेपी में आए तो आपके साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हैं, बहुत सारे विधायक भी थे। तो अब पहला चुनाव हो रहा है जिसमें ये चुनौती भी तो आपको देखना पड़ेगी कि आपके जो समर्थक गए हैं भारतीय जनता पार्टी में, उनके हितों की रक्षा हो, उन्हें टिकट मिले। ऐसे भारतीय जनता पार्टी में किसी का गुट नहीं होता, केवल एक गुट होता है और वो है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। कोई नेता नहीं है। हमारे पार्टी में हर व्यक्ति कार्यकर्ता है। और कार्यकर्ता किस आधार पर कार्य करना चाहिए? प्रधानमंत्री जी के उदाहरण आप देख लो, रात दिन काम कर रहे हैं। अभी विदेश से वापस आए, G20 का कार्यक्रम, उसके बाद सऊदी अरब के अध्यक्ष के साथ एक द्वितीय वार्तालाप, उसके बाद दौरा। मतलब रात दिन देश का झंडा ऊंचा करने के लिए कार्य करते हैं, जिनके नेतृत्व में देश का झंडा भारत में नहीं, विश्व पे नहीं, लेकिन भारत का तिरंगा चांद में भी गाड़ दिया है। हमारे संस्थापकों के आधार पर हमें कार्य करना है। दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। तो यहां एक एक व्यक्ति कार्य करता है और ना तेरा है ना मेरा है, केवल भारतीय जनता पार्टी का केवल नहीं, लेकिन देश का है। पहला देश, फिर पार्टी, तो ये तो सही है फिर व्यक्ति।
ये तो सही है कि लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि अभी पिछले 2 महीने से मैंने देखा है कि आप तमाम सारे जातियों के साथ सम्मेलन कर रहे थे समरसता के लिए, तो ये क्या रणनीति आपकी है कि इसमें? सिंधिया परिवार ने सदैव सभी को अपना समझा है। कितने सम्मेलन? सभी मेरे 52 सम्मेलन हो चुके हैं और सभी मेरे हैं और मैं सभी का हूं। सभी की आकांक्षाओं को पूरा करना मेरा लक्ष्य है। सभी को एक ही माला में पिरोकर समरसता और एक समान सभी को मान सम्मान के आधार पर आगे बढ़ाना मेरा लक्ष्य है। यही लक्ष्य सिंधिया परिवार का महाजी महाराज के समय से रहा है। जब पहले मुगलों के विरुद्ध और फिर ब्रिटिश के विरुद्ध उन्होंने, जब हम कहते हैं ना गठबंधन की सरकार, उन्होंने तो उस जमाने में 1761 में पानीपत की लड़ाई के बाद पूरे भारत का गठबंधन बनाया था विदेशी ताकतों के विरुद्ध, और 10 साल के अंदर पानीपत की लड़ाई में उनके पैर कटने के बाद 1771 में भगवा ध्वज छत्रपति शिवाजी महाराज का दिल्ली के किले पे गाड़ के रख दिया था। पहले हिंदू राजा थे जिन्होंने दिल्ली के किले पे गाड़ा था, और वही समरसता के आधार पर सभी भारतीयों को एक साथ करके। तो ये सिंधिया परिवार की खून और पद्धति में है, और सभी को साथ में लेके चलना, सभी का मान बढ़ाना और उससे क्षेत्र प्रदेश को एक साथ मिलाकर आगे ले जाना, यही विचारधारा के साथ हम लोग कार्य करते हैं। अतिथि शिक्षकों का मामला आपका बड़ा सेंटिमेंटल बन गया था, और जितना हम लोग जानते हैं उसके कारण आपका कमलनाथ के साथ सीधा एक तरह से विवाद ही कहेंगे, वो भी शुरू हुआ था। तो क्या ये ऐसा क्यों? कि विवाद मेरे तरफ से नहीं हुआ था, विवाद उनकी तरफ से हुआ था। जब उन्होंने कहा कि सिंधिया जी सड़क पे आ जाएं, और शायद कांग्रेस को याद रखना चाहिए कि सिंधिया परिवार को जब ललकारा जाता है तब क्या होता है। ऐसे ही डीपी मिश्रा जी ने मेरी आजी अम्मा को ललकारा था। हम लोग जनता जनार्दन की लड़ाई लड़ते हैं, और जब अन्याय ऐसा होता है और ललकारा जाता है तो हम सड़क पे उतर गए, और उसके बाद कौन सड़क पे रह गया आपको मालूम है। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है, और मैं हृदय की गहराइयों से शुक्रिया अदा और धन्यवाद शिवराज सिंह जी को देना चाहता हूं कि जो मान सम्मान उन्होंने अतिथि शिक्षकों को दिया, जो मेरे कई बार कहने पर, निवेदन करने पर उन्होंने मानकर अतिथि शिक्षकों की सम्मान को बढ़ाने के लिए जी जान लगाए। जिस कांग्रेस ने कहा था कि 3 महीने के अंदर हम लोग कैबिनेट डिसीजन करेंगे, 3 महीने गुजर गए, 6 महीने गुजर गए, 15 महीने गुजर गए, और इसलिए अतिथि शिक्षक सड़क पे आ गए। और मैंने क्या कहा था, क्या गलती की थी मैंने खाली कहा था कि 5 साल का समय हमें दो, हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। और उस पर हमको इस तरीके से बेइज्जत किया गया था, क्योंकि हम अतिथि शिक्षकों की मान सम्मान की बात कर रहे थे। और शिवराज सिंह जी ने करके दिखाया है। मानदेय उनका डबल किया है। उनका मानदेय भी दिया जाएगा तो प्रति माह के आधार, प्रति पीरियड के आधार पर नहीं, पर प्रति माह के आधार पर। उनको हर साल बोनस दिया जाएगा। 50% आरक्षण नौकरी में दी जाएगी उनको, और उसी के साथ उनका जो अभिबंध है उसे 1 साल पूरा रखा जाएगा। ये 5 कदम जो हैं अतिथि शिक्षकों के लिए वरदान है, और जो अतिथि शिक्षक हमारे भविष्य को बनाते हैं, माँ सरस्वती का वरदान है। उनको मान सम्मान जो उन्होंने दिया, मैं उनको हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये तो चलो राजनीति की और समाज सेवा की बातें हुई, कुछ परिवार की भी बात कर ली जाए। आप बहुत व्यस्त रहते हैं, और इस व्यस्तता के बीच में स्वाभाविक है कि परिवार, राजनीति, दौरे, इन सब के बीच में आप कैसे तालमेल बनाते हैं, और परिवार कितना मिस करता है आपको? आपने एक बहुत भावुक प्रश्न मुझसे पूछा है, और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। 2 चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ आपको। एक कि मेरे पूज्य पिताजी और मेरी आजी अम्मा का भी यही हाल होता था। परिवार के साथ समय बिताने के लिए समय नहीं रहता था। और जब मैं छोटा था तब मैंने उन दोनों से पूछा था अलग अलग कि हमारे साथ ज़्यादा समय क्यों नहीं बिताते।
तो उन दोनों ने अलग अलग मुझे कहा था कि ये याद रखना कि हमारे लिए हमारा परिवार केवल आप 6-8 लोग नहीं हो। हमारा परिवार समूचा ग्वालियर चंबल संभाग है, समूचा मध्य प्रदेश है। और वो उन दोनों का वाक्य मेरे दिमाग में नहीं लेकिन मेरे मन में बसा हुआ है। पर उसी के साथ साथ मैं कहूँगा कि मेरे पूज्य पिताजी हम लोगों को ज़्यादा समय नहीं दे पाते थे, लेकिन जो समय देते थे वो 100% ध्यान दे के देते थे। जो कम समय होता था, क्वांटिटी टाइम नहीं, क्वालिटी टाइम देते थे। और अगर स्पष्ट रूप से मैं आपसे कह पाऊँ तो इस क्षेत्र में अभी मुझे अपने आप को थोड़ा इम्प्रूव करना है, क्योंकि जो क्वालिटी टाइम मेरे पूज्य पिताजी दे पाते थे हम लोगों को, उतना क्वालिटी टाइम मैं पिछले 20 साल में नहीं दे पाया हूँ, और उसमें मुझे काम करना है। कभी शिकायत नहीं करते घर के लोग? करते हैं, पर मुझे लगता है वो भी समझते हैं कि ये मेरे विशाल परिवार के लिए जिंदगी है, और उस भूमिका में थोड़ी संतुष्टि परिजनों को भी शायद होती होगी। पर मुझे इम्प्रूव करना है। अच्छा, मुझे लगता है कि एक इस तरह की चर्चाएं भी काफ़ी समय से चलती रहती हैं कि अब या तो महारानी साहब या युवराज राजनीति में आएंगे, तो क्या लगता है कि वो जल्दी कोई एंट्री होने वाली है? नहीं, देखिए, ये बात मैं स्पष्ट रूप से कह दूं कि दोनों अपने अपने कार्य में व्यस्त हैं, और मैं मानता हूं कि जो मेरी सोच है, जो मेरे पूज्य पिताजी की सोच थी कि एक समय में राजनीति में परिवार का एक ही व्यक्ति होना चाहिए, ये विचारधारा इस परिवार में मेरे पूज्य पिताजी के समय से रही है, और उसी का पालन मैं भी अपनी ज़िंदगी में करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि राजनीति में जो भी व्यक्ति होता है तो निश्चित तौर पर महत्वाकांक्षाएं रहती हैं। सबकी महत्वाकांक्षा होती है कि मुख्यमंत्री बने मध्य प्रदेश के। क्या आपके मन में भी ऐसी कोई महत्वाकांक्षा है? मेरे मन में एक ही महत्वाकांक्षा है, और मेरे मन में एक ही आशा अभिलाषा है, और वो है दिन या हो रात हो, शाम हो या सवेरा हो, मेरे संभाग जिसमें मालवा ग्वालियर चंबल शामिल है, मेरे प्रदेश की प्रगति और उन्नति के लिए, और जो जिम्मेदारी मुझे राष्ट्र स्तर पे दी गई है उसकी प्रगति और उन्नति के लिए रात दिन में कार्य करूँ। पद और कुर्सी से ना किसी सिंधिया परिवार के सदस्य को, चाहे मेरी आजी अम्मा हो, चाहे मेरे पूज्य पिताजी हो, कभी भी मोह रहा है, और ना मुझे मोह है। जैसे मैंने आपको इस इंटरव्यू के पहले प्रश्न के उत्तर में कहा, राजनीति केवल एक माध्यम है जनसेवा के लिए, लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है जनसेवा, और अगर ये आपके जीवन का संकल्प है तो फिर कुर्सी आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए, पद आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए। लक्ष्य होना चाहिए कि लोगों की खुशहाली, लोगों की प्रगति और लोगों का विकास। और ये अगर आप कुछ भी समझो तो केवल एक माध्यम समझो। आज हो कल ना हो, लेकिन उस लक्ष्य की पूर्ति के प्रति अपने आप को समर्पित रखो। एयरपोर्ट तो आपका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और बहुत रिकॉर्ड टाइम में पूरा होने जा रहा है, जैसा कि हमने अभी देखा भी। आपको और क्या लगता है कि आप अभी आपके दिमाग में कुछ सपने चल रहे हैं? कि ग्वालियर तो आपका शहर है, आप तो बचपन से यहाँ घूमे हैं, खेले हैं, बचपन भी बिताया है, तब दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि हम ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे। ऐसे कौन से और ड्रीम प्रोजेक्ट आपके दिमाग में काम कर रहे हैं कि अगर ग्वालियर जो मैंने आपको वर्णन दिया है सब कुछ हो तो रहा है। अधोसंरचना की नींव बस रही है ग्वालियर में। आज जो ग्वालियर में एक प्लेन नहीं आता था, आज मुंबई के साथ कनेक्टिविटी है 7 दिन, दिल्ली के साथ कनेक्टिविटी है 7 दिन, बेंगलुरु के साथ कनेक्टिविटी है 7 दिन, और छोटे छोटे प्लेन नहीं आते, 19 सीटर या ATR नहीं,
बोइंग 737 और एयरबस 320 आ रही है ग्वालियर, जो आपने और हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी थी। A319 में लेके आया था ग्वालियर दिल्ली 2010-11 में, पर 3 बड़े बड़े प्लेन आने एक दिन में, और उसी के साथ कोलकाता की कनेक्टिविटी मैंने दे दी है, हैदराबाद की कनेक्टिविटी मैंने दे दी है, इंदौर की कनेक्टिविटी मैंने दे दी है, जम्मू की कनेक्टिविटी मैंने दे दी है। रेल की कनेक्टिविटी में वंदे भारत आ गया, गतिमान आ गया, एक शहर के साथ उदयपुर की कनेक्टिविटी मैंने दे दी थी। मैंने मुंबई से उल्टी ट्रेन झांसी से चलाई थी ग्वालियर, गुना, शिवपुरी होते हुए जाने के लिए, जो मेरे पूज्य पिताजी के दिल के करीब था। रेलवेज, वहाँ भी बहुत वृद्धि हमने लाई। अब नया स्टेशन आ रहा है, पानी की योजना आ रही है, जो माधव महाराज के समय में पहली बार ग्वालियर को पानी की योजना के साथ जोड़ा गया था। मेरे पूज्य पिताजी के नाम पर सिंचाई की योजना 6,600 करोड़ की, जहां मुरैना से लेकर भितरवार तक, कोलारस तक, बमोरी तक, भिंड तक पानी की योजना समृद्धशाली बांध के आधार पर बनाया जाएगा। तो अनेक योजनाएं अब धरातल पर आ चुकी हैं और हम लोग घोषणाएं नहीं कर रहे हैं। शिवराज सिंह जी और हम घोषणा के बाद उसका शिलान्यास और उसका लोकार्पण भी हम लोग कर रहे हैं। भिंड में मां रतनगढ़ की सिंचाई की योजना की बात करो, सैनिक स्कूल की बात करो, भिंड को नगर निगम बना दिया। तो पूरे क्षेत्र में प्रगति और विकास हम लोग कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो ये थे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जो अपना ड्रीम भी बता रहे थे, अपने काम भी बता रहे थे, और बता रहे थे कि वो अभी क्वालिटी टाइम परिवार को देने में पीछे हैं, इसको आगे बढ़ाने की काम करेंगे। और ये भी बता रहे थे कि जो ग्वालियर में एयरपोर्ट बन रहा है वो न केवल देश में बल्कि एशिया में सबसे रिकॉर्ड टाइम में, सबसे कम समय में बन के तैयार हो जाएगा। राजनीति पर, परिवार पर, अपने परंपरा पर और विकास पर उन्होंने बहुत सारी बातें साझा की, जिसमें से बहुत सारी बातें तो पहली बार ही टेलीविज़न चैनल पर देखने को मिली होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देव श्रीमाली, NDTV, ग्वालियर।